गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आपका पोएम्स पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आपको लिटरेरी टर्म्स हम करवा रहे थे। लिटरेरी टर्म्स का भी हमारा फर्स्ट जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल 5 लिटरेरी टर्म्स अपने पास में हैं और इन 5 लिटरेरी टर्म्स को अगर हम अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्किंग स्कीम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखें कि लिटरेरी टर्म्स की क्या ज़रूरत है। पार्ट सेकंड हम कवर अप कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लिटरेरी टर्म। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो किस रूप में लिख रहे हैं, भले ही वो नॉवल है, भले ही वो पोएम है, भले ही वो प्रोज, किसी भी कहानी को लिख रहे हैं तो वो किस रूप में लिख रहे हैं, वह चीज़ अपने आप को एक्सप्रेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इसी को लेने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ रीड आउट करिए, देन आफ्टर आपको इसको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम थर्ड जो हमारा है, 2 हम कर चुके हैं। थर्ड है हमारा इंटीरियर मोनोलॉग, उसे हम लेके चलते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग को लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले क्या है इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स अपने स्वयं के विचारों को, स्वगत अपन कहते हैं ना, स्वगत कथन। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कई बार आप शेक्सपियर का एक नाटक है, उसमें भी आप देखेंगे एक प्ले में कि जो वहाँ की हीरोइन है वो क्या करती हैं, वो इधर उधर घूमती रहती हैं, उनके दिमाग में विचार आते रहते हैं और वो विचार एक श्रृंखला के रूप में आते हैं और वो बात करती हैं। बात करते वक्त वो उनके हाव भाव सब कुछ बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्रेशंस देते हैं, हर चीज़ को बताते हैं और ऑडियंस जो सामने बैठी होती है वो हर चीज़ को क्लियर हो जाता है कि अब ये बात कही जा रही है। तो इंटीरियर मोनोलॉग में हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को कवर अप करते हैं। देखें, इंटीरियर मोनोलॉग इन ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन इज द narrative technique that exhibits thoughts passing through the minds of the protagonist। भले ही वो ड्रामेटिक हो, भले ही वो नॉन ड्रामेटिक फिक्शन मीन्स उपन्यास है ना, तो भले ही वो ड्रामेटिक हो, भले वो नॉन ड्रामेटिक उपन्यास हो, वहाँ पर जब नरेटिव टेक्निक, नरेटिव इट मीन्स कथात्मक तकनीक, बात को कहने का लहजा, जी हाँ, तो कथात्मक तकनीक से कोई बात, कोई विचार प्रकट किए जा रहे होते हैं और उस समय जो विचार मुख्य पात्र जो भी विचार प्रकट करता है वहीं पे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर मोनोलॉग यूज़ किया गया है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स जो मुख्य पात्र है वह। दीज एक्सप्रेशंस में बी आइदर लूजली रिलेटेड इम्प्रेशंस, ये क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे विचार जो कई बार आपको लगेगा कि टुकड़ों में व्यक्त किए जा रहे हैं। फ्री एसोसिएशंस, हमारे जो भी उन्मुक्त संग है, उन्मुक्त बातें हैं, उनको कही जानी। और मोर रेशनली स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, हमारे जितने भी विचार हैं, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। फिक्शन है, ड्रामेटिक है, नॉन ड्रामेटिक है, वहाँ पे एक मूर्त रूप में एक जो मुख्य पात्र है वह ही सारी बातों को इस अनुसार उन्मुक्त विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में प्रकट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, उस जगह पे जो भी राइटर है, पोएट है, फिक्शनिस्ट है, उसने इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, इंटीरियर मोनोलॉग इंक्लूड्स ड्रामेटाइज्ड इनर कन्फ्लिक्ट्स, हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है, आंतरिक संघर्ष होते हैं। मैंने आपको बताया शेक्सपियर के प्ले के बारे में, जब वहाँ पे जो एक्ट्रेस है वो
इतना अच्छा एक्सप्रेशन दे रही है। शेक्सपियर के प्ले को कई बार ऑन स्टेज डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, लोगों के सामने इसको प्ले किया गया, एक्ट किया गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो दिमाग के अंदर आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उनको इतना अच्छे हाव भाव के साथ बताना कि जो पब्लिक है वो रियली कह दे कि यस, सिंगल आर्टिस्ट ने भी अपनी बात को इतने प्रभावपूर्ण तरीके से रखा है। आपने देखा कहानी को एक फिल्म के रूप में भी देने की कोशिश की है, तो कई कमेंट्री डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं इनके ऊपर, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात कर रहे थे कि हमारे जो आंतरिक संघर्ष है वो सेल्फ एनालिसिस, इंसान अपने आप को एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। इमेजिन्ड डायलॉग्स, ऐसे डायलॉग्स जो सिर्फ कल्पनाशीलता में चलते हैं। एंड रैशनलाइजेशन, और बुद्धि संगत व्याख्या, कई ऐसे काम भी होते हैं जो बुद्धि संगत व्याख्या से बहुत ही अच्छी तरीके से कहे जाते हैं। तो वहाँ पे भी इंटीरियर मोनोलॉग जो लिटरेरी टर्म है उसका यूज़ किया जाता है। इट मे बी डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर हु इज़ फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द ऑथर। ये फर्स्ट पर्सन के रूप में भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट और थर्ड पर्सन, नेक्स्ट लाइन्स में वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के रूप में जो एक्टर है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करता है हम सबके सामने, और कई बार ऑथर ने जो उसको एक निश्चित प्लेटफॉर्म दिया हुआ होता है कि आप इसको याद करिए और आप इसको बोलिए, वो वहाँ से भी स्लिप आउट होके अपनी कई अच्छी बातों को भी वहाँ पे फ्री ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं। इट मे ऑल्सो बी अ थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया फर्स्ट पर्सन के रूप में भी इंटीरियर मोनोलॉग चल सकता है और थर्ड पर्सन के रूप में भी इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ किया जाता है। इट मे ऑल्सो बी अ थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट दैट बिगिंस विद अ फ्रेज सच एज ही थॉट। और जब इंटीरियर मोनोलॉग में थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है तो जो उसकी स्टार्टिंग होती है वही कैसे होती है, उसने सोचा। जी हाँ, उसने सोचा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का भी यूज़ लिया जा सकता है। एक और बात देखिए यहाँ पे, द टर्म इंटीरियर मोनोलॉग इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना प्रवाह। चेतना जिसकी हम बात करते हैं, हमारे दिमाग में जितने भी विचारों की श्रृंखला चलती रहती है हम उनकी बात करते हैं। हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की कि जो इंटीरियर मोनोलॉग में कई बार जो एक्ट प्ले कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने विचारों की जो चेतना प्रवाह, विचारों की जो श्रृंखला चल रही है उसको हम सबके सामने रखते हैं। कई बार विचार बोलते वक्त ऊंचे भी हो सकते हैं, कई बार नीचे भी हो सकते हैं। आप देखिए कई बार आप ऐसे प्लेज आपके स्कूलों में भी एक्ट करते हैं, आप उनको भी देखते होंगे। उनमें भी कई बार कई एक प्लेज आपके जो टीचर्स हैं वो इस तरह से करवाती हैं कि वो इंटीरियर मोनोलॉग, एक ही व्यक्ति आता है और वो कई चीज़ों को बताता है ना। तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को यूज़ में लेते हुए देख सकते हैं। और देखें इसमें, बट वाइल एन इंटीरियर मोनोलॉग में मिरर ऑल द हाफ थॉट्स। कई बार आधे विचार बोल के छोड़ दिए जाते हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक उसको अपने आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेके अपने हिसाब से बात को पूर्ण करने की कोशिश कर सकती है। Impressions and associations that impinge upon the character's consciousness। मैंने आपको बताया जो करेक्टर प्ले कर रहा है इंटीरियर मोनोलॉग में स्वगत कथन के रूप में कोई बात कही जा रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो इंटीरियर मोनोलॉग है वहाँ पे मिरर के रूप में काम होता है। कई विचार होते हैं, कई श्रृंखलाएं होती हैं, उनको वो एसोसिएट कर देता है। कहाँ पे, कॉन्शियसनेस, कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार आप देखिए इतने प्रभावी रूप से चित्रण किया जाता है कि अकेला व्यक्ति पूरे स्टेज को कवर करके बात करता है और उस बात को इतनी अच्छी तरह से रखते हैं कि जितनी भी ऑडियंस होती हैं
फुली इम्प्रेस्ड हो जाती हैं, फुली उनको दिमाग में आ जाता है कि बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इट मे ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड, देखिए अब नेक्स्ट मोड देखिए इसका, इट मे ऑल्सो बी restricted to an organized presentation of that character's rational thoughts। कई बार जो करेक्टर जो खुद प्ले कर रहा होता है बंदा, उसके जो थॉट्स होते हैं उससे भी रेस्ट्रिक्टेड मोड पे लाने के लिए बोल दिया जाता है कि दिस वन इज़ द लिमिट, यू विल नॉट क्रॉस दिस लिमिट, इफ़ यू विल क्रॉस देन ऑडियंस विल स्किप ऑन यू। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मोड को रखना भी बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन, आप अपने विचारों को प्रेजेंट करते हैं। आप देखिए, आप जब स्कूल के गेट के अंदर एंटर करते हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जाती है? बिहेव प्रॉपरली, आप इतना अच्छे से बिहेव करेंगे कि लोग आपको परेशान ना करें। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। स्टडी इज़ द लास्ट पॉइंट। स्कूल में सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं जाते हो, आप अनुशासन सीखने जाते हो, आप संस्कार सीखने जाते हो, आप ऐसे वैल्यूज़ लेते हो जो आपको एक सोसाइटी में बांधने में सक्षम होती है ना। तो यही चीज़ आप घर में भी जाते हो तो घर में भी आपको मदर फादर के द्वारा क्या कहा जाता है? गाली गलौज मेरे घर में नहीं चलेगी, कोई गलत बर्ताव नहीं चलेगा, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपके बहन भाइयों को हर्ट करे वो चीज़। तो वही है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मोड, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात कि रेस्ट्रिक्शन मोड में विचारों के जो श्रृंखलाएं हैं उनको भी एक लिमिट में बांध दिया जाता है कि करेक्टर जो है वो थॉट्स को यूज़ कर सकता है, बट इन अ वेरी लिमिटेड वे। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड इन soliloquy and dramatic monologue and has become a characteristic device of 20th century psychological novels। सबसे ज़्यादा कब यूज़ किया गया? 20th सेंचुरी में यूज़ किया गया इसको। जो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स होते हैं उनमें इसको ज़्यादा यूज़ किया गया। जी हाँ, अपनी बात को प्रोमिनेंटली कहना, soliloquy, ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में कहना। तो यहाँ पे इन सब बातों को हम अगर समावेश करते हैं तो हम कह सकते हैं व्हाट इज़ दिस इंटीरियर मोनोलॉग? इंटीरियर मोनोलॉग is a thing, is expressions of thoughts by a one person. Sometimes it is restricted, sometimes the author gives some freedom। समझ में आ गया है? कई नॉवेल्स हैं वो इनके ऊपर लिखे गए हैं, कई बातें इनके ऊपर लिखी गई हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आप समाप्त करेंगे। सेकंड, हम इस पार्ट का सेकंड कह सकते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ लिटरेरी टर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ लिटरेरी टर्म देखिए क्या है, इसका सबसे पहले नाम ही समझ लेते हैं हम। व्हाट इज़ दिस? इंडो एंग्लियन लिटरेचर। व्हाट इज़ दिस? इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इंडो, हम भारतीय जो है उसकी बात कर रहे हैं। एंग्लियन, आंग्ल भाषा हम कहते हैं ना, आंग्ल भाषा। आपको अगर पता हो कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा, क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा या लोकसभा में भी 2 सीटें रिजर्व्ड होती हैं इंडो एंग्लियन पर्सन्स के लिए। लिटरेचर के लिए नहीं कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा, इंडो एंग्लियन पर्सन्स के लिए। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर जीके क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। प्लस आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो बात कही जा रही है इंडो एंग्लियन लिटरेचर में, वो क्या है, किसके बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, और जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, is a specific term that refers to the works of writers in India who write in English। हमारे इंडिया के लोग हैं, भारतीय हैं, परंतु वो किस भाषा में लिख रहे हैं? इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते वक्त वो लिख रहे हैं। इंडियन लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं। चेतन भगत,
तो वर्तमान नाम है। और कई नाम मैं आपको इसमें इंक्लूड करके बताऊंगी। इसमें आप मेरे साथ जुड़े, श्रृंखला में बंधे रहें, रीड आउट करिए, लाइन वाइज मेरे साथ रीड आउट करिए बच्चों। क्योंकि कई चीज़ें आप इसमें ग्रहण करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अरे जिनका नाम लिया जा रहा है उनको तो हम पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इट्स अर्ली हिस्ट्री बिगेन, शुरुआत किससे हुई थी देखिए, विद द राइटर्स लाइक R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद, राजा राव। R.K. नारायण के आपने मालगुडी डेज भी पढ़ा हुआ है। R.K. नारायण की कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। अब देखिए, मुल्क राज आनंद अपने आप में एक विशिष्ट नाम है। राजा राव का कांथापुरा आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से। निसीम इज़िकल बॉम्बे के रहने वाले हैं। एक पोएम लिखी जिसमें एक लेडी होती है, उसको एक बारिश के समय में आने वाला जो हम कहते हैं ना कीड़ा, वह काट लेता है। गांव की जो ऑर्थोडॉक्स लेडीज़ हैं वो वहाँ पे अपनी बात कहती हैं, अरे भगवान को याद करो, ये करो, ये करो। और इन द लास्ट कई ऐसी दवाइयों से ही वह ठीक होती है। तो निसीम इज़िकल जो है बॉम्बे बेस्ड थे और इन्होंने कई अपनी बातों को रखते वक्त, पोएम्स को रखते वक्त, इंग्लिश में जो इनका टोन है वो बहुत ही अच्छा बन पड़ता। आपने सरोजिनी नायडू का भी देखा होगा, कमला दास को भी पढ़ा है आपने, और पढ़ा है A.K. रामानुजन को। A.K. रामानुजन का नाम ही अपने आप में विशिष्ट है। विशिष्ट नाम है गिरीश कर्नाड सर का। गिरीश कर्नाड सर ना सिर्फ इंग्लिश राइटर, पोएट है, प्लस ये हमारी फिल्मों में भी एक्ट करते हैं। और इनकी जो फिल्में हैं वहाँ पे भी इनका जो बोलने का टोन है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स है, आप देखेंगे कि समथिंग 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 अमेजिंग, बहुत ही अच्छा प्रभावशाली तरीके से। तो ये जो नाम हम ले रहे हैं अर्ली इंडियंस है जिन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया था। Who wrote in English language, it is also associated with the works of members of Indian diaspora। ऐसे कई और राइटर्स हैं जो इंडियन ओरिजिन हैं परंतु अब वो विदेश में रहने लग गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल V.S. नायपॉल का नाम हम लेते हैं किरण देसाई का नाम हम लेते हैं, जुम्बा लाहिड़ी का नाम, एंड सलमान रश्दी का बहुत ही फेमस सैटनिक वर्सेस जो नॉवल है, जिनके लिए इनको कई बार सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा बताइए? विरोध का सामना करना पड़ा। जी हाँ, तो अब जो ऐसे राइटर्स हैं जो इंडियन ओरिजिन है बट वो लिविंग अब्रॉड है, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। क्योंकि उनकी जो राइटिंग्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इंग्लिश में लिखते हैं बट उनका इंग्लिश में लिखने का जो टोन है वो हम जैसे इंडियंस को ईजीली समझ में आ जाता है। द टर्म इंडो Anglian literature should not be confused with the term Indo-Anglian literature। देखिए दो बातें हैं, अभी हम 4th पार्ट कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स का, तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि 4th पार्ट है इंडो एंग्लियन। 4th पार्ट कौन सा है बच्चों? इंडो एंग्लियन। और हमारा जो 5th पार्ट है वो कौन सा है? एंग्लो इंडियन। तो आपको इन दो लिटरेरी टर्म्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने विचारों को व्यक्त करते वक्त आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप लिटरली उसको पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको स्पेलिंग चेक करेंगे। इंडो एंग्लियन लिटरेचर बोला गया है या एंग्लो इंडियन लिटरेचर बोला गया है, तभी आप उसको लिखेंगे। विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश। क्या है एंग्लो इंडियन लिटरेचर? विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन हु लिव्ड इन इंडिया। अंग्रेज थे परंतु वो हमारे इंडिया में रहते थे। इवन इफ फॉर अ शॉर्ट वाइल, भले ही वो अंग्रेज कुछ ही समय तक हमारे इंडिया में रहे हैं परंतु उन्होंने भी जो लैंग्वेज लिखी है उसको हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन कहेंगे।
इंडिया बर्थ है, रहने बाहर लग गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। सो नो कन्फ्यूजन इन बिटवीन दीज टू लिटरेरी टर्म्स। बात को कहेंगे, बात को रखेंगे, बात को लिखेंगे, बट इन दिस वे। ओके, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लिखने का तरीका भी देखेंगे। इसको भी आप रीड आउट करते वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन वाइज इसको बार बार मेरे साथ में रीड आउट करें। देन आफ्टर यू विल राइट डाउन इन योर कॉपीज एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस विद योर गुड राइट हैंड। 10th की पोएम को मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ, क्योंकि उस वक्त जो 10th की पोएम है वो 10th के बच्चों को इंस्पायर करती है, तो वो हमें ये लगता है होल टाइम हमारे लिए कई सारी चीज़ों को ज़िंदगी में समावेश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आज इस में हम कर रहे हैं हमारा लास्ट एंग्लो इंडियन लिटरेचर। इससे पहले हम कर चुके हैं इंटीरियर मोनोलॉग, हम कर चुके हैं इंडो एंग्लियन लिटरेचर। लास्ट वन इज एंग्लो इंडियन। देखिए एंग्लो इंडियन, सो नो नीड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू टर्म्स। समझें इसको, मैं पहले भी बता भी चुकी हूँ आपको। एंग्लो इंडियन ऐसे फॉरेनर्स, ऐसे विदेशी लोग जो इंडिया में आके बस गए या कुछ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंडिया में आए थे, एंड आफ्टर दैट वो चले भले गए हों, परंतु उनका जो लिटरेचर है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज़ अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन। देखिए मैं वही लैंग्वेज यहाँ पे लेके आ रही हूँ। वहाँ पे हमने यहाँ पे एंग्लो इंडियन की जगह क्या लिखा था, इंडो एंग्लियन लिखा था। हमने इंग्लिश मैन की जगह क्या लिखा था, याद करिए फटाफट। लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन हु लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट फॉर सम टाइम। अंग्रेज लोग जो कुछ ही समय के लिए भारत में रहे थे, उनके द्वारा जो लिटरेचर है उसी की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ द लिटरेचर ऑफ द एम्पायर, प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश एनकाउंटर विद इंडिया। देखिए हमारे इंडिया पे ब्रिटिश लोगों का शासन था, हमारा इंडिया गुलाम था पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, और उस समय में कई ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पे आए। तो हमारा ये जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड इसी के बाद में हुआ था। ब्रिटिश लोग आए, वहाँ पे हमारे से संघर्ष होता था, हमारे से इंटरेक्शन होता था। देखिए वो ऑफिसर रैंक के थे, उनको लेबर चाहिए थी, और लेबर इंडिया में सबसे सस्ती। आप अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करने लगेंगे तो हमारा पूरा जो 3 घंटा 4 घंटे का एपिसोड है वो नॉन स्टॉप चलता रहेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया पे रूल करने की बात कर रहे हैं, और उस टाइम बिंग में जो स्टार्टिंग हुई थी एंग्लो इंडियन लिटरेचर की, हम उसकी बात कर रहे हैं। टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा गया था। क्यों लिखा गया था कि कई बार हम इंडियंस भी उसको इंस्पायर के रूप में ले सकें। एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज़ द आउटकम ऑफ द 2 डिफरेंट कल्चर्स। देखिए एंग्लो इंडियन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कल्चर से रिलेट करके बात करनी होगी हमें। 2 कल्चर को समावेश करते कौन कौन सा, 2 डिफरेंट कल्चर्स, दैट ऑफ द ईस्ट एंड ऑफ द वेस्ट। जी हाँ, ईस्ट और वेस्ट का समागम हुआ था। आपको पता है ब्रिटिश लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड में कई जगह अपना पूर्ण आधिपत्य कर लिया था, वो शासन करने लगे थे। अब क्या पोजीशन है बच्चों, ब्रिटेन अपने आप में लिमिट में हो गया है, उसमें खुद में अब संघर्ष शुरू हो गया है। तो यहाँ पे एंग्लो इंडियन लिटरेचर की हम बात करते हैं तो हम यह बात ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ किसका हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर का इन्फ्लुएंस इस पोएट्री के ऊपर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है E.F. ओटेन ने क्या लिखा है, देखें हम। E.F. Otten has observed regarding the main themes of the Anglo-Indian literature. E.F. Otten ने ही सबसे पहले एक बेस दिया था
कि अरे वो तो इंडिया में आके गए थे और उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को मिला के कई बातें की है। तो जब ईस्ट और वेस्ट को मिला के कई बातें की है तो इसको एक टर्म ही दे दी जाए, एंग्लो इंडियन लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इज द एवर प्रेजेंट सेंस ऑफ एग्जाइल। पहला क्या है? एवर प्रेजेंट सेंस ऑफ एग्जाइल। और जो सेकंड है वो क्या है? एन इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स। यहाँ पे और भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले है कि अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ पे अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते थे, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे। सेकंड है कि उनका जो एशियाटिक रिलीजन्स है, आपको पता है एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में हमारा इंडिया आता है, एंड वी हैव लॉट ऑफ रिलीजन्स। और सबसे बड़ी बात है हम सभी रिलीजन्स का उतना ही आदर करते हैं जितना हम हमारे रिलीजन का आदर करते हैं। तो यहाँ पे इन सब को इन्फ्लुएंस मिला। पहला मिला वो एग्जाइल करना चाहते थे, दूसरा मिला कि वो एशियाटिक रिलीजन से प्रभावित हो गए थे। थर्ड वन इज कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमरस साइड्स ऑफ एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ। मैंने आपको बताया ऑफिशियल लाइफ होती थी जो अंग्रेज यहाँ पे आते थे। क्यों? क्योंकि सर्वेंट के रूप में वो हम लोगों को इजीली हायर कर लेते थे, बहुत ही कम पैसों में, और कई बार तो बंधक मजदूरों के रूप में। हमारी उस दशा को देखते हुए मैं एक लाइन, इस टॉपिक से हट के लाइन एक ही कहना चाहूँगी बच्चों, हमें जो ये हमारी आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हमें बनाए रखना है। देखिए संघर्ष हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। तो ये जो ऑफिशियल लाइफ आज हम फ्री इंडिया में, आज़ाद इंडिया में ले रहे हैं ना, तो इसमें उनके योगदान को हमें नहीं भुलाना चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसको भी कंसिस्ट करते हुए एंग्लो इंडियन लिटरेचर में क्या किया, ऑफिशियल लाइफ को इन्फ्लुएंस होते हुए भी वो लोग बहुत ज़्यादा रखते थे। एंड द फोर्थ वन इज़ इंडियन नेटिव लाइफ एंड सीनरी। हमारे यहाँ की जो सीनरीज हैं, हमारे यहाँ के जो दृश्य हैं इन भारत देश के, वो अनोखे हैं। एक ही भारत देश में एक ही दिन में कहीं पे बहुत तेज धूप आती है तो कहीं पे बहुत तेज बारिश आती है, कहीं पे बाढ़ आती है तो कहीं पे भूकंप आता है, लेकिन कहीं पे इतनी अच्छी हरियाली भी खिलती है। हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ की जो इंडियन सीनरीज है, इंडिया के जो दृश्य हैं, वो भी अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। इसके अलावा हमारी जो लाइफ स्टाइल है, सोसाइटी में जीना, और फादर मदर अंकल आंटी और फिर इनके ढेर सारे बच्चे और फिर ढेर सारे इनके परिवार के रिश्तेदार, तो ये जो लाइफ थी ये भी अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती थी और इन्हीं सब के ऊपर वो अपने टॉपिक को लिखते थे। एंग्लो इंडियन लिटरेचर हैड इट्स ग्रेटेस्ट ऑथर। जी हाँ, रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग की इफ़ पोएम आपने पढ़ी है, आपके पास में इंग्लिश कंपलसरी भी है बच्चों, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिए। रुडयार्ड किपलिंग की इफ़ पोएम, जब ये रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पे कुछ समय के लिए इंडिया आए थे, ये अपने बेटे को ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश माहौल में सेट करना चाहते थे, तो उन्होंने इफ़ पोएम लिखी। अगर ऐसा हो तो आपको ऐसा करना है, यदि ऐसा हो तो आपको ऐसा करना है। कुछ समझाइशें दी थी बहुत इजी वे में। तब भी मैंने आपको क्या कहा था रुडयार्ड किपलिंग की इफ़ पढ़ाते हुए, बच्चों ये पोएम आपके और हमारे लिए है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ़ पोएम की कुछ कोटेशन जो हैं वो विंबलडन कोर्ट के बाहर भी लिखी गई हैं। कई लोग इसको तस्वीरों में आंक के अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं ताकि हम बार बार इस चीज़ को पढ़ें। याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग कौन थे? एंग्लो इंडियन लिटरेचर के लिखने वाले पोएट थे। इनका बर्थ हुआ था 1865 में, इनके डेथ हुई थी 1936 में। हु ऑल्सो रिसीव्ड नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको। कब मिला था? 1907 में मिला था बच्चों, फॉर लिटरेचर के लिए। जी हाँ, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिलना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात होती है। और रुडयार्ड किपलिंग की जो लेखनी है
जब यह चलती है ना बच्चों, तो कई सारी चीज़ों को हमारे अंदर विचारों के श्रृंखला को पैदा कर देती है। हम खुद देखते हैं कि हमारे जो विचार हैं, एक एंग्लो इंडियन लिटरेचर का बंदा होते हुए भी हम इंडियंस को इतने ईजीएस्ट वे में, हम कह सकते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन द ईजीएस्ट वे रुडयार्ड किपलिंग अपनी बात को रखते हैं ताकि हम सब लोगों को इजी वे में इसे समझ में आ सके। The first few decades of 20th century can be considered as the golden age of Anglo-Indian literature. स्टार्टिंग के जो हमारी 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग के ईयर्स थे, देखिए 1936 में डेथ हो गया था। ही इज़ ओनली द वन एग्जाम्पल, और बहुत सारे हैं पर ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लेके दिया है। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एंग्लो इंडियन लिटरेचर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। इट मीन्स जो फॉरेनर्स थे, जो इंडिया आके बस गए थे, उन्होंने अपनी बात को प्रोमिनेंटली यहाँ पे लिखा था। However, Anglo-Indian literature dies its natural death with the independence of India. धीरे धीरे क्या हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ। भारत देश के आज़ाद होने से जो फॉरेनर्स थे वो धीरे धीरे चले गए। कुछ एक जो रह गए वो इंडियन सोसाइटी के बारे में ही बात करते थे, बट जो फॉरेनर्स चले गए तो आफ्टर फ्री इंडिया इसका जो अस्तित्व है एंग्लो इंडियन लिटरेचर पोइट्री का वो काफ़ी कम हो गया, बहुत ही कम इसके ऊपर काम किया जाने लगा। वर्क्स ऑन इंडिया में स्टिल बी रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर्स बट दे कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज एंग्लो इंडियन लिटरेचर। अभी भी कई जो ब्रिटिश ऑथर्स हैं वो इस बारे में लिखते हैं, लेकिन अब उनके काम को इस श्रेणी एंग्लो इंडियन लिटरेचर श्रेणी में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप देखिए हमने क्या पढ़ा, लिटरेरी टर्म्स के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी हमने लिया एंड सेकंड पार्ट भी हमने इसको कवर किया। टोटल लिटरेरी 5 to 6 टर्म्स हैं आपके पास में। थोरोली रीड आउट करिए इसको, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बार बार रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप शेयर करिए और इसको लिखिए और बिंदु के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।